हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास में हम क्लास 12th का हिंदी का स्पेशल टेस्ट लेने वाले हैं। स्पेशल टेस्ट हिंदी का क्लास 12th चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक। इस चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक 50 वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी है। और 50 में से आप सभी 40 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको कम से कम सही कर दिखाना है। ठीक है ना। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और जितना भी क्लास करा रहे हैं यहाँ से हम पढ़ा चुके हैं। ये क्लास है चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक हम पढ़ा चुके हैं, सभी करा है ना ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। तो आज की क्लास में पूरे जितना पढ़ चुके हैं कल है ना 1 चैप्टर से 4 चैप्टर तक सभी का चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन आप जरूर करिए और इस 50 ऑब्जेक्टिव में से आप 40 प्लस आपको जरूर सही कर आपको है ना जरूर करना है। तो चलिए, और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा डीबीसी एजुकेशन है ना क्लासेस, या इसी चैनल के नीचे हम है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जुड़ जाइएगा। चलिए, अगर पहला क्वेश्चन है, जब है ना देखिए सभी आपको बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को है ना किसका दलाल कहा जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का दलाल कहा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। आपको ऑप्शन होगा डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्री प्रेस की मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो फ्री प्रेस के मालिक आपको बताना है। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी है। आपको याद देखिएगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। उमा शंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की है ना पास किए थे, तो बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो क्या बताना। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में है ना। ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। और जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण है ना जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी यानी कि मृत्यु जब हुआ उसी समय है ना मार्क्सवादी बने थे। तो 1924 ईस्वी में लेनिन है ना जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवादी बने। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 ईस्वी में। ऑप्शन आपका याद रखिएगा डी आपका सही जवाब मिल जाएगा 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी है ना गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है कहा गया है। तो गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है किसने है ना किस पाठ में कहा गया है, तो संपूर्ण क्रांति पाठ में। ऑप्शन डी आपका है ना सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। संपूर्ण क्रांति में कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन आपका बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिया है। इसी सब क्वेश्चन आपको VVI ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए आप करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो चैनल को है ना वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो कहाँ और कब दिया था, तो पटना में 1900 है ना पटना में 1974 को 5 जून को दिया था। तो ऑप्शन आपका डी आपका सही जवाब मिल जाएगा है ना। पटना में किसमें, पटना में कहा गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है,
जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1974 में जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन आपका सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? है ना, जयप्रकाश है ना नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो भारत रत्न की उपाधि 1900 है ना 98 दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का है ना उपाधि दिया गया था। भारत रत्न का उपाधि 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का है ना जन्म कब हुआ था? है ना, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण का जन्म है ना 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अब मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का मृत्यु हो गया था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 में क्वेश्चन है कुरमाई है ना, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? ये तीसरा चैप्टर का है। कुरमाई का तीसरा के दूसरा चैप्टर है ना। तो कुरमाई का अर्थ को बताना है। ठीक है, तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन आपका ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। अगला लिखते हैं। भारतीय सिपाहियों का है ना सब है ना सबके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाहियों के साथ किसके साथ है ना किसके साथ संघर्ष हुआ था? जो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। अगला देखते हैं। 17 नंबर। सिख राइफल के जमेदार है ना सिख राइफल के जमेदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का नंबर आपको बताना है। किस है ना लहना सिंह जो है किस नंबर राइफल के जमेदार बने थे? तो 77 राइफल सिख के जमेदार बने थे। है ना, तो 77 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। 77 नंबर का जमेदार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है ना? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था कहानी में लड़का ने लड़की से पूछता है तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित है? तो उसने कहा था कहानी में। ऑप्शन है ना बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। और लड़का है ना उसने कहा था कहानी में लड़का कितने वर्ष का था? तो उसने कहा था कहानी में लड़का 12 वर्ष का था और लड़की 8 वर्ष का। है ना, लड़का और लड़की कहाँ रहते थे? तो अपने मामा के यहाँ है ना मामा के यहाँ है ना रहते थे। अमृतसर के मामा के है ना अमृतसर में माझे में रहते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी लहना सिंह आपका सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार का कहानी है? तो चरित्र प्रधान है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चरित्र प्रधान है। उसने कहा था कहानी चरित्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है ना? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कहानी के कहानीकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है ना? सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। उसने कहा था कहानी के पात्र सूबेदारनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 ईस्वी में रचना हुआ था। उसने कहा था कहानी का किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? तो 1915 ईस्वी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म आपको बताना है कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म
23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिलेगा। और निधन पूछेगा, बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का निधन हो गया था। यह देखिएगा 1914 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट का निधन हो गया था, जन्म 1844 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? क्या बताना है कौन सी रचना जो है बाल कृष्ण भट्ट की है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रेल का विकट खेल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत है ना, बातचीत निबंध के माध्यम से है ना, लेखक बाल कृष्ण भट्ट क्या है ना बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा, है ना, बातचीत की शैली आप बताना चाहते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। अगला देखते हैं, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत के निबंधकार आपको बताना है कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है ना, बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है। तो बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास आपको बताना है नूतन ब्रह्मचारिणी है, नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा, नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट का क्या है उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत के जरिए भाव है ना, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? तो क्या निकल जाता है? तो मवाद और धुआं बातचीत के जरिए निकल जाता है। ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल जाता है? तो मवाद और धुआं निकल जाता है। बात करने का हुनर किसके पास है? बात करने का हुनर किसके पास है? तो बात करने का हुनर जो है वो यूरोप के लोगों के पास है, यूरोप के लोगों के पास है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब मिल जाएगा, यूरोप के लोगों के पास बात करने का हुनर है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था? तो 33 वर्ष तक किया था। कितने वर्ष तक? 33 वर्ष तक, है ना। तो बातचीत है ना, बातचीत के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था? तो 33 वर्ष तक बताया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है कैसे? भाप बनकर निकल जाता है कैसे? तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए? बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? क्या कहता है? संपादन किया था। तो किस पत्रिका का? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी? तो ब से बातचीत है ना, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट। तो आपसे याद रखिएगा, ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट। तो ब से बातचीत, ऑप्शन बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? तो बातचीत, ऑप्शन सी है ना, बी हो जाएगा, बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका को बताना है ना। तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका है कौन सा? सबसे उत्तम तरीका मनुष्य का बातचीत करने का है तो अवाक होकर अपने आप से बात करना। ऑप्शन डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने आप से बात करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तो बताया ना, बालकृष्ण भट्ट का निधन 1924 ईस्वी ना, 14 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था और जन्म 1844 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में जन्म और 1914 ईस्वी में मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का संपादन किया। किस प्रदीप का? हिंदी प्रदीप का। कितने वर्षों तक संपादन किया था? कितने वर्षों तक?
33 वर्ष तक संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नूतन ब्रह्मचारिणी के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? एक उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? एक उपन्यास है, या याद रखिएगा उपन्यास है। चलिए अगला देखते हैं, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। तो मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। क्या है? एक है, ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है। तो वाक शक्ति, ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। वाक शक्ति है ना, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में से एक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉबिन्सन क्रूसो ने है ना कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे? तो लोगों के बीच कितने वर्षों के बाद? 16 वर्ष के बाद लोगों के बीच आए थे। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने है ना आए थे। चलिए 41वां क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए थे? 16 वर्षों के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वां क्वेश्चन है, एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत को है ना कितने लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ बातचीत मानी है? तो एडिसन ने कितने लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ बातचीत मानी है? तो 2 लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ बातचीत मानी है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। 2 लोगों की बातचीत को श्रेष्ठ बातचीत मानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? है ना, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो यूरोप में बातचीत को कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? तो काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को सुहृदय गोष्ठी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत को क्या कहते हैं? है ना, 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत को क्या कहते हैं? है ना, कैसी होती है? 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? कैसी होती है ऊपर वालों की बातचीत? तो 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत सागर्भित होती है। कैसा होती है? सागर्भित। तो 25 वर्ष से ऊपर वाले की बातचीत को सागर्भित बातचीत कहते हैं। ऑप्शन ए। और 25 वर्ष से है ना नीचे वाले की बातचीत को 25 वर्ष से नीचे वाले की बातचीत को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 वर्ष नीचे वाले बातचीत को दिल बहलाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल बहलाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखाती है? तो हमारी भीतरी जो मनोवृत्ति है ना, हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखाती है? नए नए रंग दिखाती है। क्या दिखाती है? नए नए रंग। तो हमारे भीतरी मनोवृत्ति के नए नए रंग दिखाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, नए नए रंग दिखाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिह्वा को क्या कहा गया है? है ना, जिह्वा को क्या कहा गया है? तो जिह्वा को क्या माना गया है या क्या कहा गया है, या जिह्वा किसे कहते हैं? तो कतरनी को कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, जिह्वा को कतरनी माना गया है ना, जिह्वा को कतरनी माना गया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भाषण में किसका मौका रहता है? भाषण में किसका मौका रहता है? तो मेरे दोस्त भाषण में नाज नखरे का मौका रहता है। किसका मौका रहता है? भाषण में नाज नखरे का मौका रहता है। ऑप्शन है ना ए आपका सही जवाब मिल जाएगा, ए आपका सही जवाब, भाषण में नाज नखरे का मौका रहता है। अगला क्वेश्चन है, बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है ना? तो बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो मेरे दोस्त तो बातचीत जो पाठ है गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध है। ये क्या है? निबंध है। बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? एक निबंध है। एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मौखिक प्रश्न पूछते हैं, आप बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन से पाठ के रचयिता है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन से पाठ की रचना की है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन सी पाठ की रचना की है? और उसने कहा था कहानी में लड़का है ना
किनके यहाँ रहते थे। उसने कहा था कहानी में लड़का किनके यहाँ रहते थे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए अगला कुछ देखते हैं, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है ना। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है मेरे दोस्त। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है, तो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार तभी होगा जब मनुष्य कुछ बोलेगा, है ना। तो मनुष्य कुछ बोलेगा तभी मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मनुष्य का रूप का साक्षात्कार कब होता है, तो बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। चलिए तो आज की क्लास में 50 वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है, एक पार्ट से लेकर 4 पार्ट तक, और 50 में से आप लोग कितना सही किए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को अभी आप सभी सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो, इस प्रकार का क्वेश्चन आंसर का आपको देखने के लिए इस चैनल पर मिलेगा। तो बिहार बोर्ड में क्लास 12 में आप टॉप करना चाहते हैं, अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को, है ना, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड में आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो जय हिंद, धन्यवाद।